प्रभात बच्चों, मैं सरोज शर्मा एक बार फिर आपके सम्मुख व्याकरण का विषय भाषा और बोली लेकर उपस्थित हुई। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से एक बार पुनः पंचम वर्ग के छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने बोर्ड पर आज का विषय लिख दिया है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, और मैं उसे पढ़ रही हूँ। यही तो है हमारा विषय, भाषा। देखो बच्चों, मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। समाज या परिवार में होने के कारण उसे अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ता है और दूसरों के विचारों को, दूसरों की भावनाओं को समझना पड़ता है। इसी समझने और समझाने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं, क्योंकि जब तक कोई माध्यम नहीं होगा हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप यदि एक पुस्तक की आपको ज़रूरत है और आप एक दुकान पर गए और आप कहते हैं, उंगली से इशारा करके आप कहते हैं, वह पुस्तक मुझे दीजिए। अब दुकानदार परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कौन सी। तब आप बताते हैं, वो लाल बुक किताब के बगल वाली। अब दुकानदार फिर आपसे पूछता है, ये। अब यहाँ माध्यम न होने के कारण कितना कंफ्यूजन था। अब दूसरी माध्यम है कि आप उससे बोल कर बोले कि मुझे पंचम वर्ग की व्याकरण की पुस्तक दीजिए। अब दुकानदार आपको एक ही बार में व्याकरण की बुक निकाल करके दे देता है। ये था हमारे व्याकरण की भाषा का दूसरा माध्यम। अब तीसरा माध्यम है, हम लिखकर, एक कागज पर लिखकर उसे देते हैं कि मुझे पंचम वर्ग की व्याकरण की पुस्तक दीजिए। ये माध्यम भी दुकानदार के लिए कोई कठिन नहीं था। उसने उस कागज को पढ़ा और आपको पुस्तक निकाल करके दे दी। तो बच्चों, पहला माध्यम आपने जो अपनाया था वो था सांकेतिक भाषा, जिसका कि इस व्याकरण में कोई महत्व नहीं है। अब महत्व क्यों नहीं है, आप ये जानना चाहेंगे कि जब इससे हमारा काम चला तो फिर ये भाषा क्यों नहीं। हाँ, सांकेतिक भाषा से आपका काम तो चल गया, लेकिन इसे भाषा के श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि सभी संकेत सार्वदेशिक नहीं होते। हर संकेत का हर जगह पर अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे अंगूठा दिखाना। अब हमारे देश में अंगूठा दिखाना बुरा माना जाता है, लेकिन बाहर के देशों में इसे प्रसन्नता का सूचक माना जाता है। और आजकल तो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पर स्टैंड अंगूठे का निशान रहता है, यानी थम्स अप का निशान दिया रहता है, और उस पर टच करके हम खुद भी खुश होते हैं और सामने वाले को भी खुशी देते हैं। तो अब इसका अर्थ अलग अलग बन गया है। हाँ, इस भाषा का प्रयोग ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उनके बताए हुए निर्देश हर जगह सार्वदेशिक होते हैं, हर जगह उनका अर्थ एक ही होता है। दुर्भाग्य से यदि कोई बोल नहीं सकता, कोई गूंगा है, तो वो इसका प्रयोग करता है, और इस भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। देखो बच्चों, पशु पक्षी सभी बोलते हैं, परंतु हम उनकी बोली नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि यहाँ कोई माध्यम नहीं है, इसलिए हम वो क्या कहते हैं हम उसे नहीं समझ पाते। तो एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, समझने और समझाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको
कैसे समझा रही हूं? बोलकर। अब आप कैसे समझ रहे हैं? सुनकर। और अब मैं बोर्ड पर कुछ लिख रही हूं। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि मैं आपको कैसे समझा रही हूं, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे लिखकर। और मैं पूछूं कि आपने भाषा को कैसे समझा, तो आप कहेंगे सुनकर। तो अब बच्चों देखो, परिभाषा हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद अपनी भाषा की परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर जाना जाता है। अब हम आते हैं कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यूं तो भाषा का प्रयोग हम 3 तरह से करते हैं। पहला सांकेतिक, दूसरा मौखिक और तीसरा लिखित। सांकेतिक, जैसा कि आप जान चुके हैं कि व्याकरण में इसका कोई स्थान नहीं है। और मौखिक, जो हम दिन भर बोलचाल की भाषा करते हैं, हमेशा किसी से अपने जो बातें हैं, अब जो आदान प्रदान करते हैं, वही है मौखिक भाषा। और जब हम व्हाट्सएप पर कुछ लिख कर भेजते हैं, ईमेल डालते हैं या पत्र लिखते हैं, कलम का और पेंसिल का उपयोग करते हुए जब हम कागज पर अपने अक्षरों को उतारते हैं, ये लिखित माध्यम कहलाता है। तो अब हम आते हैं बोली की तरफ। तो बच्चों, बोली किसे कहते हैं? घरेलू बोलचाल की भाषा को, घरेलू बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। प्राय 20-25 कोश पर इसका रूप बदल जाता है। लेखन कार्य व साहित्य रचना इसमें नहीं होती। इसके विपरीत भाषा का अपना व्याकरण होता है और उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। इसका रूप हर स्थान पर एक जैसा होता है। साहित्य की भाषा में सदा एक रूपता होती है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में इसका अभाव होता है। जैसे हम साहित्य की भाषा में किसी से उसका नाम पूछते हैं तो हम कहते हैं आपका नाम क्या है, लेकिन जब हम इसे क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं तो हम कहेंगे तोहर का नाम हौ। अब ये भाषा जिस क्षेत्र की भाषा है वही लोग इसे समझ पाएंगे, बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बोली का फर्क हर क्षेत्र में अलग अलग आ जाता है। इसलिए बोली को भाषा का रूप नहीं दिया जाता। जब उस बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तब उसे भाषा का रूप दिया जाता है। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को कुछ होम असाइनमेंट्स दूंगी और आपको यदि इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। वो लेकिन आप ईयरफोन का यूज जरूर करेंगे और आपका मैसेज वॉइस मैसेज होना चाहिए ताकि मैं तुरंत आपको जवाब दे सकती हूँ। तो मैं आपका इंतज़ार करती हूँ। धन्यवाद। प्रभात बच्चों, मैं सरोज शर्मा जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से वर्ग पंचम के छात्र छात्राओं का व्याकरण की कक्षा में ऑनलाइन स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक आपने जाना था कि भाषा और बोली क्या होती है और उनका क्या उपयोग है। आज हम अपने अधूरे पाठ को पूरा करने के लिए लिपि तथा व्याकरण के विषय में जानेंगे। ध्वनियों के लिए जो संकेत या चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में और पंजाबी गुरमुखी में।
यानी कि लिखने के तरीके को या लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी के अलावा गुजराती, संस्कृत और मराठी ये भी देवनागरी भाषा में ही लिखे जाते हैं। इनकी लिपि भी देवनागरी है। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि हम प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो अब बारी आती है व्याकरण। बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में बहुत गहरा संबंध है। भाषा के बिना व्याकरण और व्याकरण के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भाषा यदि शरीर है तो व्याकरण उसकी आत्मा है। यह सही है कि सबसे पहले बोली की उत्पत्ति होती है, तब उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब वह भाषा का रूप लेती है। जब तक साहित्य की रचना नहीं होती तब तक वह क्षेत्रीय बोली ही कहलाती है। फिर अंत में व्याकरण की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा आगे आगे चलती है और व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए उसे कुछ नियमों में बांधा गया है और यही नियम व्याकरण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा की लिपि क्या हो, वर्णों का किस प्रकार चयन किया जाए, शब्दों एवं वाक्यों की रचना में किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, इन्हीं बातों की व्याख्या और व्यवस्था करना व्याकरण का काम है। अतः हम व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाया जाता है। एक बार फिर से, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाया जाता है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण को 5 भागों में बांट दिया गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। अब देखिए, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें या लिखें, लगता आम अच्छा मुझे है, क्या आपको कुछ समझ में आया? इसका सीधा सीधा अर्थ निकला नहीं ना, कुछ अटपटा सा लगता है। अब हम इन्हीं शब्दों को व्याकरण को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, एक सही क्रम में लिखेंगे। मुझे आम अच्छा लगता है। सही क्रम में लिखने पर पूरी बात शरीर में आ गई, पूरी बात को हम अच्छे से समझ गए। अर्थात ये प्रमाणित हो गया कि भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए ही व्याकरण पढ़ा जाता है। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसके साथ में कुछ एक्टिविटी भी कराऊंगी। भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को मिला करके हम एक एक्टिविटी करेंगे, आप उसका एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद।